आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट के जो रुक्मिणी प्रकाशन का इस बुक से हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का जो डिस्कशन कर रहे हैं। इन 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का डिस्कशन हम टोटल 5 पार्ट में कर रहे हैं, जिसके तहत हम पार्ट 1 का डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में अर्थात पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 101 से डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, अर्थात पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। विद्युत बल्ब का तंतु तप्त होकर श्वेत हो जाता है, जबकि प्रवेशी संयोजी तार केवल हल्का सा ही गर्म हो पाता है, क्योंकि संयोजी तार डैश होता है। तो एक विद्युत बल्ब में तंतु गर्म होकर के श्वेत प्रकाश देता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, जबकि उसमें एक संयोजी तार भी होता है जो दोनों फिलामेंट को जोड़ के रखता है। उसका प्रतिरोध बहुत हल्का होता है, यानी कि बहुत कम होता है, जिसके कारण वो हल्का सा ही गर्म हो पाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा संयोजी तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? तो अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्युत उद्योग। अगला क्वेश्चन है, एक धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम क्या है? तो जब एक धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन को अचानक टकराया जाता है तो उससे एक्स किरण का उत्सर्जन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक्स किरण। अगला क्वेश्चन है, दो प्रोटॉन के मध्य बल होता है। तो दो प्रोटॉन के मध्य बल होता है, उनके आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इनमें मध्य अंतराल के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है दो प्रोटॉन के बीच में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के तात्क्षणिक विघटन की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो एक भारी नाभिक के तात्क्षणिक विघटन की परिघटना को विघटनविका कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग जीवाश्मों के आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण डैश के माध्यम से किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम काल निर्धारण के माध्यम से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम काल निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य डैश होता है। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य होता है द्वितीय न्यूट्रॉनों को धीमा करना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण डैश होता है। तो जब एक परमाणु का विस्फोट होता है तो उससे अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है।
तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण जब परमाणु विस्फोट होता है तो अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो सूर्य में ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन, और सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक आपस में संलयन करके बहुत सारे ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसके कारण सूर्य इतना सारे प्रकाश का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है। तो सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया हाइड्रोजन संलयन है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आइंस्टीन की खोज क्या है? तो आइंस्टीन ने प्रकाश के विद्युत प्रभाव एवं सापेक्षता के सिद्धांत को दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? तो खगोलीय दूरी का मात्रक इनमें से प्रकाश वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन है, जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम क्या है? तो जिस मंदाकिनी के अंदर हमारा सौर मंडल उपस्थित है उस मंदाकिनी का नाम है आकाश गंगा, गैलेक्सी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है, आकाश गंगा, जिसे गैलेक्सी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय कितना है? तो सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे जो स्थित है वहाँ तक प्रकाश को पहुँचने में जो समय लगता है वह समय है 4.2 ईयर्स, यानी कि 4.2 वर्ष समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल में नहीं है? तो इनमें से हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह भी उपस्थित हैं, धूमकेतु भी उपस्थित हैं और ग्रह भी उपस्थित हैं, जबकि निहारिकाएं हमारे सौरमंडल में उपस्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं? तो हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे उपग्रह हैं जिनकी कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो जब उनका कोई उपग्रह नहीं है तो उनका कोई परिक्रमा भी करने वाला नहीं होगा। तो 2 वो ग्रह हैं बुध और शुक्र, जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका कोई उपग्रह परिक्रमा भी नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है, बुध और शुक्र, जिनका कोई उपग्रह परिक्रमा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण है? तो हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देता है, इसका कारण है चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होता है, जिसके कारण हमें सदैव पृथ्वी का एक ही पार्श्व दिखाई देता है। मतलब कि जब पृथ्वी का घूर्णन गति और चंद्रमा की घूर्णन गति दोनों बराबर है, जिसके कारण हम चंद्रमा के एक ही पार्श्व को देख पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो जब कोई वस्तु समुद्र में डूब जाती है या खो जाती है तो उसको पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है, सोनार। अगला क्वेश्चन है, रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे इसलिए बिछाए जाते हैं जिससे डैश होता है। तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कि रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे पहले बिछाए जाते थे, जबकि उसके स्थान पे अब पत्थर बिछाए जाते हैं। उस समय में
रेल के पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी बिछाया जाता था, जिससे पटरी के ऊपर से रेल के गुजरने से उसमें बहुत सारे दबाव उत्पन्न होता था और उस दबाव को कम करने के लिए उसके नीचे लकड़ी के चौड़े पटरे बिछाए जाते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब को घटा सके, इसीलिए रेल के पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी बिछाए जाते थे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, किसी जगह को पृथ्वी से बहुत ही परिशुद्ध रूप से डैश किया जा सकता है। तो किसी भी जगह को पृथ्वी से बहुत ही परिशुद्ध रूप से डैश किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा डॉपलर प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है पृथ्वी के किसी भी जगह से बहुत शुद्ध रूप से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता जबकि तो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता कब? जब ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक व स्रोत की सीधा रेखा में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है। ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक व स्रोत के सीधा रेखा में लंबवत गमन करती है तो डॉपलर प्रभाव उस समय सुनाई नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इनमें से ग्रेफाइट का प्रयोग भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, ऑटो वाहन में द्रव चालित ब्रेक डैश होता है। तो कोई किसी भी ऑटो वाहन में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है यानी कि द्रव चालित ब्रेक होता है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है, पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा डैश होता है। तो हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरण वास्तव में डैश हैं। तो एक्स किरण वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्तियों के पेट की आंतरिक परीक्षण हेतु प्रयुक्त एंडोस्कोप प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डॉक्टरों द्वारा जो प्रयोग किया जाता है एंडोस्कोप को किसी व्यक्ति के पेट के आंतरिक भाग को देखने के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को लगभग 100 केल्विन तापमान पर अतिचालकता के रूप में काम पर लाया जा सकता है? तो सिरेमिक को लगभग 100 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करके उसको अतिचालकता के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है, सिरेमिक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की कुछ मात्रा भरी जाती है। तो किस लिए उसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है एक विद्युत बल्ब में? तो एक विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि उससे होकर जब विद्युत धारा का प्रवाह हो तो उसका वाष्पन न हो पाए, इसलिए उसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है, तंतु का वाष्पन न हो जाए।
अगला क्वेश्चन है AC को DC में परिवर्तन करने की युक्ति है। तो AC को DC में परिवर्तित करने की युक्ति दृष्टिकारी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। दृष्टिकारी को रेक्टिफायर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक वृत्त शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो क्रांतिक वृत्त शब्द का प्रयोग वर्ष भर के दौरान आकाश में सूर्य के पथ के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है। एक अंडा नल के जल में डूब जाता है किंतु जल में साधारण नमक के सांद्रित घोल में तैरता है, क्योंकि तो जब एक अंडा जो है वो साधारण नल के जल में डूब जाता है जबकि नमक के घोल में वो तैरता है। इसका कारण है अंडे के घनत्व से नमक के घोल का घनत्व अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ठंडे क्षेत्रों में जहां ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा सकता है, किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेत को पानी से भर देते हैं, क्योंकि तो ठंडे क्षेत्रों में किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए जहाँ पे तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है वहाँ पे किसान अपने खेत को पानी से भर देता है, क्योंकि जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफी कैमरा के द्वारक के समान कार्य करता है। तो मानव नेत्र का पुतली जो है वो फोटोग्राफी के कैमरा के समान कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, पुतली। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत सेल डैश हैं। तो प्रकाश विद्युत सेल एक प्रकार की युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न परिक्रमा कक्ष में आने पर उसका वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब अंतरिक्ष यान उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न परिक्रमा कक्ष में आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी होती है। तो केपलर के अनुसार ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकार दीर्घवृत्तीय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है जल के हिमीकरण के होने पर इसका तापमान पर क्या असर होता है। तो जब जल के हिमीकरण होने पे उसके तापमान पर कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात उसका तापमान अपरिवर्तित रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग डैश होता है। तो प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग एक समान होता है, अर्थात प्रकाश का वेग और रेडियो तरंगों का वेग एक समान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके डैश से हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके तारतम्य से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, तारतम्य से। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम 235 में विखंडन तब होता है जब यह डैश करता है। तो यूरेनियम 235 में विखंडन तब होता है जब वह मंद गति न्यूट्रॉन का परिक्रमण करता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। मंदगतिक न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है तो यूरेनियम 235 का विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम डैश प्रक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है धातु के एक गुटके को गहरी झील में गिरने पर जैसे जैसे वह गहरा डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल डैश होता है। तो धातु के एक गुटके गहरी झील में जैसे जैसे वह गहरा डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल घटता जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है डायनेमो जो विद्युत का जनन करता है वह वास्तव में डैश पर कार्य करता है। तो डायनेमो जो विद्युत का जनन करता है वह ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन है एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थित वैद्युत बल डैश होता है। तो एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थित वैद्युत बल नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है। तो कोबाल्ट 60 से गामा किरणें निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गामा रेज। अगला क्वेश्चन है छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो छेद बनाने के लिए फरमा से चूड़ी बनाने की प्रक्रिया को टैपिंग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टैपिंग। चूड़ी बनाने की प्रक्रिया टैपिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक हैं न्यूटन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है रेखीय संवेग संरक्षण बराबर हैं। तो रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के द्वितीयक नियम के बराबर हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन का द्वितीयक नियम। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो डैश की ओर गमन करेगा। तो व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले होते हैं। जो ऊपर की ओर त्वरित त्वरण के साथ गति करता है उसमें व्यक्ति का भार अधिक अनुभव होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो यह क्वेश्चन न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है और इसका सही उत्तर होगा वह गुण है जड़त्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का
वेग समरूप कहा जाता है? तो किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है। तब किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का डैश समान होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती तो दीर्घवृत्त का तल डैश होगा। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती तो दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के केंद्र से जाता। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? तो एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी अचानक आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम के कारण व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जी की इकाई है अर्थात गुरुत्वाकर्षण का मात्रक होता है। तो जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, आवेग माप है। तो आवेग संवेग में परिवर्तन का माप होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संवेग में परिवर्तन का माप होता है आवेग। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक है। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, केल्विन। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होने के साथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने वाले बल को प्रत्यायन बल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्यायन बल। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, केपलर। अगला क्वेश्चन है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रैखिक संवेग के संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो
कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो जब किसी कण के वेग को आरंभिक मान से 1/3 कर दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा 1/9 गुनी हो जाती है, 1/9 गुनी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1/9 टाइम। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन काल पर क्या असर होगा? तो एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है। यदि वह लड़की एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन की गति पर प्रभाव पड़ेगा कि दोलन कम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दोलन कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में होती है। तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी में ऊर्जा निहित होती है और वह ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा उस व्यक्ति में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। वो गाड़ी चलती रहती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, जबकि वो व्यक्ति सीट पकड़ के बैठे होते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। तो जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे तो वह लगने वाला समय होगा आधा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, आधा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बल की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता उसके द्रव्यमान पे होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो विभवांतर मापने वाली युक्ति को वोल्ट मापी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, वोल्ट मापी। अगला क्वेश्चन है, वेंटुरी मीटर से क्या मापा जाता है? तो वेंटुरी मीटर से द्रव का प्रवाह मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रव का प्रवाह मापा जाता है वेंटुरी मीटर की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य को मापता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य को मापता है एंगस्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो टैकोमीटर वह उपकरण होता है जिसके सहायता से चाल को मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टैकोमीटर की सहायता से चाल का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है? तो इनमें से बल एक प्रकार की सदिश राशि है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बल एक प्रकार की वेक्टर राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो उपयुक्त ऑप्शन में से त्वरण एक प्रकार की सदिश राशि है। तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी त्वरण। अगला क्वेश्चन है सदिश राशि हैं इनमें से, तो इन ऑप्शन में से सदिश राशि हैं कोणीय संवेग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कोणीय संवेग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। तो इन ऑप्शन में से द्रव्यमान एक प्रकार के अदिश राशि हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है अदिश राशि हैं, तो इन ऑप्शन में से ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है अदिश एक प्रमात्रा है जिसके परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। तो अदिश एक प्रकार की परिमात्रा है जिसके परिमाण तो होता है लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी दिशा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार से पकड़े रहती है। तो पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण के कारण पकड़ी रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी वायुमंडल को पकड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन है कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है। तो कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशा में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशा में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है जिसके कारण कार का स्टीयरिंग काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा। तो एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा पर 100 न्यूटन होगा, क्योंकि भार परिवर्तित होता है। चंद्रमा पे पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे भार 1/6 होगा। तो इस तरह से इसका 100 न्यूटन चंद्रमा पे भार होगा। जबकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा चंद्रमा पे भी, जबकि भार परिवर्तनशील होता है, वो बदल जाता है, द्रव्यमान पे कोई असर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। तो कोई भी वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है निर्वात में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निर्वात में कोई भी वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निर्वात में। अगला क्वेश्चन है न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक हैं। तो न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए त्वरण का। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है, क्योंकि तो एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। इसका कारण है चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यंत कम होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यधिक कम होता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह पर डैश होता है। तो चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार में परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर
ऑप्शन बी है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तन होता है, अर्थात भार कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को एकाएक गिरने की आशंका होती है। इसका कारण होता है विराम का जड़त्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विराम का जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव होगा। तो यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह डैश की ओर झुकता है। तो जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीतर की ओर झुकता है। ऑप्शन सी, भीतर की ओर झुकता है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो एक क्रिकेटर खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचकर बॉल को पकड़ता है। इसका कारण है कि हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, जिसके कारण क्रिकेटर बॉल को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग कितना होता है। तो किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग अधिकतम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो दीवार को विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह शून्य कार्य करता है, अर्थात वह कोई कार्य नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोई कार्य नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, कोई कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, एक घूर्णी फ्लाई व्हील का आरपीएम किसके द्वारा नापा जाता है। तो एक घूर्णी फ्लाई व्हील्स का आरपीएम मापा जाता है एस्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एस्क्रोबोस्कोप, एस्क्रोबोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है एस्क्रोबोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो इनमें से खींचा हुआ धनुष में कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष में कोई गतिज ऊर्जा नहीं होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा। तो जब एक वस्तु की गति दुगुनी कर दी जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 4 गुना बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ वो लोग भी उठा सके। और इस वीडियो को
आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें, क्योंकि इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस शामिल किए हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वर्षों में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस रुक्मिणी प्रकाशन के बुक से लिए गए हैं, क्योंकि रुक्मिणी प्रकाशन के बुक में सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट दिए गए होते हैं और इस बात से आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और बिल्कुल भी स्किप न करें। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आप आनंद ले सके, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब